जाए, है ना, क्योंकि मुझे ज्यादा जल्दी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने की, क्योंकि आप लोग तो फिर भी टीचर्स को देख पा रहे हो, लेकिन वी आर नॉट एबल टू सी यू येट, है ना। तो मैं सबसे पहले तो राजशेखर को देखना चाहता हूँ, है ना, इसलिए मेरे को ज्यादा जल्दी ऑफलाइन क्लास की। ऑलराइट बेटा, सो हम लोग लास्ट क्लास वाली चीजों को मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, मैं बस बता देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ओके, लेट मी ट्राई टू चैट। हाँ बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या क्या पढ़ाया था, सुनना ध्यान से। एक मैंने आपको पढ़ाया था मिरर सिमेट्री वाला मेथड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, और एक मैंने पढ़ाया था आपको WSB सर्किट, व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इन दोनों मेथड्स पर कर लिए। उससे पहले हमने क्या क्या देखा था बच्चों? उससे पहले हमने देखा था इक्वल पोटेंशियल पॉइंट वाला मेथड, याद करो आप, शॉर्ट सर्किटिंग वाला कंसेप्ट। उससे पहले देखा था सीरीज पैरेलल, और फिर हमने उससे भी उसी टाइम पर देखा था करंट डिवीजन एंड वोल्टेज डिवीजन रूल, है ना। इतना तो हम कर चुके हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं कि आगे अपन क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो बेटा मैं यहाँ पर जरा आपको लिख देता हूं ताकि दिमाग में एक पिक्चर क्लियर रहे कि आगे कौन कौन से आर्टिकल हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, तो हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे किसके ऊपर? वोल्टेज डिवीजन एंड करंट डिवीजन रूल के ऊपर। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं। इन क्वेश्चंस को हम करेंगे तो बेटा आपसे कोई भी सवाल नहीं अटकने वाला, ध्यान रखना। इनफैक्ट आप IIT के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, जो हम आज क्वेश्चंस करेंगे उनके बेसिस पर, है ना। अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो अपना मॉड्यूल हो गया, मॉड्यूल तो फिर हलवा लगेगा, रेस के क्वेश्चंस को भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये हम आज पढ़ेंगे, और साथ साथ में हम पढ़ेंगे एक किरचॉफ करंट लॉ, ये भी आज पढ़ेंगे, और एक साथ में हम पढ़ेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ को भी। और फिर नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबली हम पढ़ेंगे नोडल मेथड सर्किट को सॉल्व करने के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेथड, और ये KCL का ही मॉडिफाइड वर्जन है। समझ लो ना, जो मैं चीजें लिख रहा हूं उनको देख लो एक साथ। तो ये अपना सर्किट सॉल्व करने वाला पार्ट यहां तक कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट अपना आर्टिकल आता है सेल। सेल जैसा कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, सेल के बारे में जो है सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। सेल के कॉम्बिनेशंस को पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन को, पैरेलल कॉम्बिनेशन को, है ना, और बहुत सारी चीजें सेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद बच्चों अपन पढ़ेंगे पावर, बल्ब वाले क्वेश्चंस। ठीक है, एंड देन उसके बाद अपन पढ़ेंगे मेजरिंग डिवाइस। जिसमें आपका आ गया क्या? एमीटर एंड वोल्ट मीटर। इनको डिटेल में पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ेंगे कि इनको बनाया कैसे जाता है। एंड उसके बाद अपन पढ़ेंगे मीटर ब्रिज, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट पोटेंशियोमीटर। इतने आर्टिकल अपने को इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है ना। सो ये अपन को पता रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कभी भी कोई ऐसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतने आर्टिकल अपने को पढ़े। ठीक है, हाँ, माय पावर पॉइंट इज वर्किंग नाउ। एक स्टूडेंट ने, आप में से किसी ने भेजा था मेरे को, आज नहीं, ये पूरा चैप्टर है ना। नेक्स्ट एग्जाम में जितना हो जाएगा वहां तक आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज अपन ये वाली चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे, इनको अपन करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं यहाँ पर। पिछली क्लास में कोई डाउट है किसी को? पिछली क्लास में मिरर सिमेट्री और व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट पढ़ाता है ना, तो वो मैंने आपको क्वेश्चंस भी टिक करवा दिए थे मॉड्यूल में। तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, ईमानदारी से पढ़ते हो, तो वो क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लेने चाहिए। ये कुछ क्वेश्चंस थे ना, ये कर लिए होंगे आपने। चलो बच्चों, बस स्टार्ट करते हैं। अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन क्वेश्चन पर। ठीक है बेटा, अब देखो, पिछली क्लास का मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि आपके वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप वहां देख लिया करो। और पिछली क्लास का आपने अगर होमवर्क कर लिया है तो वापस से क्या एक्सप्लेन करना, कोई थ्योरी वाला पार्ट तो था नहीं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन थे पिछली क्लास में ना। सो लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं अपन एक क्वेश्चन की। हाँ भाई, अब बिल्कुल अलर्ट मोड में बैठ जाना सब लोग।
क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, 3 4 5 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर आएंगे। तो बेटा हमें यहां पर क्या गिवन है, देखो वी आर गिवन। अच्छा बच्चों तुम्हें बताना, तुम्हें पॉइंटर अच्छा लग रहा है या यहां पर मैं एरो यूज करूं? क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एम एंड एन? इज दिस पॉइंटर ओके? ठीक है, चलिए। सो पी पॉइंट यहां पर है बेटा, एम पॉइंट यहां पर है, और क्वेश्चन में एम और एन का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। एन पॉइंट कहां है? एन पॉइंट ये रहा। सो क्वेश्चन में एम और एन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। एंड क्वेश्चन में दिया क्या गया है, देखो एक 4 ओम, एक 3 ओम, इधर 0.5, इधर 0.5, इधर 1, और यहां पर एक करंट का वैल्यू भी दिया गया है, वो कितना है? 1 एम्पियर है। अब जो बच्चा बिल्कुल ही नादान होगा, जो स्कूल लेवल की पढ़ाई कर रहा है, वो इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकाल के बैठ जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। ऊपर उसको देखिएगा दोनों पैरेलल में आ रहे हैं, अच्छा इनको पैरेलल में ले लिया, पैरेलल में ले लिया, सीरीज में ले लिया, पैरेलल में ले लिया, ये करके बैठ जाओगे। पर आपसे आर इक्विवेलेंट पूछा नहीं है, आपसे पूछा गया है एम और एन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो थोड़ा जो हमने वोल्टेज डिवीजन रूल वगैरह पढ़ा है उनको यूज करना है, और जो सीरीज पैरेलल पढ़ा है उनको भी यूज करना है, ठीक है। तो जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो बेटा हम एम और एन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एम पॉइंट ये रहा हमारा और एन पॉइंट ये रहा। वी आर आस्क्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एम एंड एन। अब हमने यहां पर जो जो पढ़ा है सारी चीजें चिपका देते हैं। हमने पढ़ा है जहां जहां पर प्लेन वायर होता है वहां वहां पर सेम पॉइंट होता है। तो ये पहले तो इसको देखो कि ये पूरा यहां पर प्लेन वायर है ना, तो ये वाला पॉइंट अगर एम है तो मैं इसको भी एम बोल सकता हूं, ये वाला भी एम और ये वाला भी एम, फिर ये वाला भी एम, ये वाला भी एम और ये वाला भी एम, ये सारे एम एम हो जाएंगे। तो देखो एम एम, नीचे भी एम हो जाएगा, एम 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 एम, ठीक है। तो ये चीज हम यहां पर मार्क कर देते हैं। सो लेट्स बिगिन, दिस इज ऑल्सो एम 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 एम, और ये भी एम हो जाएगा, और ये नीचे वाला यहां पर भी एम हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, पी को देखो, दिस पॉइंट इज गिवन एज पी, सो दिस विल ऑल्सो बी पी, ये भी पी हो जाएगा। दिस वन इज ऑल्सो पी, ये भी पी हो जाएगा भाई, ये ऊपर वाला भी पी हो जाएगा, और ये वाला भी पी, और इधर नीचे आओ तो ये भी पी और ये भी पी, ये सारे पी हो गए, ठीक है। चलिए बच्चों अब जरा देखो आप, पी 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 आपने सब में मार्क कर दिया, ये पी 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 पी, इधर एम 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 एम। बेटा सबसे पहले देखो ये पी और एम के बीच में करंट वैल्यू दी गई है 1 एम्पियर, एंड पी और एम के बीच में यह रेजिस्टेंस कितना दिया गया? 4 ओम। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट शुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड एम, तो पी और एम के बीच का वोल्टेज आप क्या आंसर करने वाले? V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। वेरी सिंपल, ठीक है। तो मैं यहां पर ये बात का यूज कर लेता हूं कि यहां पर V बिटवीन P एंड M विल कम आउट I इंटू आर, यानी कितना आ जाएगा बच्चों? 4 वोल्ट आ जाएगा, सीधी सी बात है। सो यहां P और M के बीच में वोल्टेज कितना आ गया? 4 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब जरा आप इस सर्किट को देखो अच्छे से। अच्छा ये P है, ये P देखो कहां तक आ रहा है, ये P यहां तक आ रहा है। अच्छा ये M है, ये M कहां तक आ रहा है, ये M यहां तक आ रहा है। तो प्यारे बच्चों अगर P और M के बीच में ऊपर यहां पर मुझे 4 वोल्ट नजर आ रहा है, तो वो 4 वोल्ट यहां से यहां तक भी वैलिड रहेगा। यानी I can simply say potential difference between P and M has to be 4 वोल्ट। यहां भी हम वोल्टेज 4 वोल्ट बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहां क्यों बोला? क्योंकि हमें एन को ढूंढना है ना, तो एन के आजू बाजू हमने ये चीज फिक्स कर दी। अब आपका कंसंट्रेशन सिर्फ इस ब्रांच पर होना चाहिए। इतने सेक्शन को देखो जिसको मैंने ब्लू में डब्बे में बंद कर दिया। तो बेटा यहां पर तो मैं पी बना देता हूं सबसे पहले, और यहां पर मैं ये एन बना देता हूं, और यहां पर मैं सबसे लास्ट में एम बना देता हूं। अब बच्चों पी और एन के बीच में आपको कितना मिल जाएगा? ये वैल्यू 0.25 ओम बन जाएगा, और इधर एन और एम के बीच में ये वैल्यू 1 ओम बन जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू अवर एनालिसिस ये वोल्टेज कितना आ रहा है? 4 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट? जल्दी बोलो भाई। ऊपर भी 4 वोल्ट है तो नीचे भी 4 वोल्ट आ जाए, सीधी सी बात है।
ये 0.5 को चिपका दिया पैरेलल में, इसको 0.25 कर दिया। अरे 0.5 पैरेलल में है ना, ठीक है। तो बेटा मैंने पहले ये ऊपर से देखा था ये, और यही VPM ऊपर से 4 वोल्ट है तो नीचे से भी 4 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, डाउन वाली पार्ट पर, ठीक। 3 ओम का कोई मतलब नहीं आया, है ना, ऐसे दे रखा है वो, यूज ही नहीं करना ना हमें, आर इक्विवेलेंट थोड़ी निकालना है, समझ में आ रही है बात। तुम्हारी अप्रोच अभी भी आर इक्विवेलेंट चैनल निकालने पर जा रही है कोमल, आर इक्विवेलेंट नहीं निकालना है, ठीक है। पॉइंट मार्क कर दिए बेटा कुमुट, सारे पॉइंट मार्क कर दिए। अब आप बताओ ये 4 वोल्ट है पी और एम के बीच में, मैंने बताया था ये कद्दू कटेगा दोनों में बटेगा, है ना। तो हमारा टारगेट है एम और एन के बीच का वोल्टेज निकालना। तो बच्चों में इसको V2 नाम दे देता हूं। तो आपको याद है वोल्टेज डिवीजन वाला रूल, V2 इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, नीचे R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज, और यहां पर ऊपर क्या आता है, R1 या R2, पढ़ा चुका हूं ये, जो लोग 1 लिख रहे हैं वो लोग भूल गए भाई। V2 है तो ऊपर R2 ही आएगा। वोल्टेज का बंटवारा डायरेक्ट रेशियो में होता है रेजिस्टेंस के, करंट का बंटवारा इनवर्स रेशियो में होता है। सो इफ आई पुट द वैल्यू आई विल गेट R2 की वैल्यू 1 डाल दी, R1 प्लस R2 यानी 0.25 प्लस 1 इंटू टोटल वोल्टेज 4। सो आप जब इसको निकालेंगे तो इट विल कम आउट 4 बाय 1.25, यानी कुछ आ जाएगा 3.24, ठीक है। इसका कोई यूज नहीं आया, किसका, इस 3 ओम का। देख लो शॉर्टकट में, ऊपर 4 वोल्ट देखा ना मैंने, ये 1 इंटू 4 वोल्ट यहां आ गया। तो इस P को मैं सीधा देख पा रहा हूं, ये यहां तक जुड़ा हुआ है, और इस M को मैं सीधा देख पा रहा हूं यहां तक जुड़ा हुआ है। तो भाई ऊपर 4 वोल्ट आ रहा है तो ये यहां पर P और M के बीच में इधर भी कितना होगा, 4 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना। ये क्वेश्चन आपका आंसर आएगा 3.2। एंड पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग देखना है राजशेखर, क्वेश्चन में आपको M और N के बीच में दिया था, तो N तो यहां है ना, तो इधर नीचे आना पड़ेगा आपको। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये, है ना, मैं बहुत प्यार से बहुत आराम से समझा रहा हूं, बिल्कुल मैं हर क्वेश्चन पर ही मान के चलो 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जस्ट बिकॉज कि सारे क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा मॉड्यूल का और रेस का। सो हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, calculate potential difference between X and Y if potential drop across 8 ohm is 48 volt। सबसे पहले बच्चों 8 ओम को देखते हैं यार, 8 ओम ये है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना दे दिया गया, 48 वोल्टेज दे दिया गया। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट यू आर आस्क्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन X एंड Y। X और Y तो ये दोनों पॉइंट्स हैं, तो भाई इसका अगर 48 वोल्ट है तो इन दोनों का कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो जरा देखो इसको अपन करते हैं, जो जो चीजें अपन ने पढ़ी हैं उसके बेसिस पर। चलो बच्चों सबसे पहले आप बताओ 48 वोल्ट 8 ओम में है तो इस वाली ब्रांच में करंट कितना फ्लो किया होगा, जल्दी से बोलना। अगर मुझे यहां पर करंट बताना है, I इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, V बाय R लिख दूंगा। So I in 8 ohm is equal to 48 by 8, यानी ये कितना आ जाएगा, 6 एम्पियर आ जाएगा। निकाल दिया यहां पर 6 एम्पियर लिख दिया, ठीक है। अच्छा इस 8 ओम में 48 वोल्ट है तो इस 24 ओम में कितना वोल्टेज होगा यार, 48 इसमें है तो 24 ओम में भी कितना रहा होगा, 48 ही रहा होगा, बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल। तो बच्चों इसमें भी 48 वोल्ट ही रहा होगा। अब इसमें 48 वोल्ट रहा होगा तो मुझे इसका करंट निकालना है, तो I in 24 ओम इज इक्वल टू 48 बाय 24, यानी कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। सो इसका करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। 2 एम्पियर करंट यहां से चल रहा है, 6 एम्पियर करंट यहां से चल रहा है। जल्दी बताओ नीचे कितना करंट गया होगा, 2 इधर से आया, 6 इधर से आया, मिलकर के कितना गया, 8 एम्पियर करंट गया, ठीक है।
समझ में आ गई बात? अब एक काम करते हैं, सर्किट को दोबारा बनाते हैं। ऊपर वाला एक्स पॉइंट है, एक्स पॉइंट से इधर रेजिस्टेंस कितना जा रहा है? 3 ओम। अच्छा, ये 30, 60 और 20 तीनों के तीनों लगे हुए बच्चों पैरेलल में, तो पहले 30, 60 का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 30 और 60 का आया 20। देखो मैं ओरली कर रहा हूं, मैं ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बता चुका हूं, क्योंकि 3 और 6 का 2 होता है ना, तो 30 और 60 का कितना हो जाएगा? 20, और 20 और 20 का कितना हो जाएगा? 10। तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा? ये तीनों का कॉम्बिनेशन 10 ओम आ जाएगा। अब यहां देखो 24 और 8 का आप निकाल लो, एक कुछ चीजें तो करनी पड़ती है। 24 इंटू 8 अपॉन 24 प्लस 8, यानी हो जाएगा 24 इंटू 8 बाय 32। ये गया 8 से 4 टाइम्स और ये गया 6। ठीक है, सो दिस इज 6। इस पूरे को नेट मैंने 6 ओम बोल दिया, और ये वाला आपका इधर ये कितना है बच्चों? 1 ओम है, एंड दिस इज योर पॉइंट वाई। अच्छा, आपने करंट यहां पर नेट निकाल लिया है, 6 और 2 मिला करके 8 एम्पियर करंट है। अब बेटा अगर मैंने इनको इस तरह से कन्वर्ट किया तो ये पूरा एक्स से लेके बच्चों वाई तक एक ही वायर नजर आ रहा है, जिसमें 1, 2, 3, 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब आप बताओ जल्दी से, ये चारों के चारों रेजिस्टेंस किसमें होने चाहिए? सीरीज में होने चाहिए, और इन चारों में ही जो हम करंट देख रहे हैं वो 8 एम्पियर, अगर इनको मर्ज कर दिया तो 8 एम्पियर यहां भी, 8 एम्पियर यहां भी, 8 एम्पियर यहां भी, तो 8 एम्पियर थ्रू आउट एक्स से वाई तक आ रहा है। तो बेटा अगर मेरा टारगेट है एक्स और वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना, तो ये चारों के चारों किसमें आ जाएंगे? सीरीज में आ जाएंगे, एंड आई विल बी सिंपली राइटिंग आई इंटू R equivalent across X and Y. So my answer is going to be 8 into, जल्दी से बताओ इन चारों का इक्विवेलेंट कितना रहा? 3 और 10 13 और 6 19, 19 और 1 20। So final answer is 8 to 16, यानी 160 वोल्ट। इस तरह से क्वेश्चंस को किया जाता है। Is there any doubt? समझ में आ गया? देखो किया क्या, पहले वोल्टेज से करंट निकाल लिया, फिर नेट करंट देख लिया, नेट रेजिस्टेंस देख लिया, और हमने V इक्वल टू IR लगा दिया। ठीक है, तो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 160 वोल्ट। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। फॉर द गिवन सर्किट फाइंड द वैल्यूज ऑफ V1, V2 एंड V3। V1, V2, V3 जो है इनकी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। एक सर्किट इस तरह से गिवन है। क्या है सर्किट? यहां पर V1 है, या तो आप इसको ऐसे मान लो कि एक वोल्ट मीटर है, या फिर आप सिंपली इसको ऐसे मान लो कि यहां पर एक रेजिस्टेंस है और उसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल रहे हैं V1। यहां एक रेजिस्टेंस है 6R, उसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल रहे हैं V2। यहां एक रेजिस्टेंस है 3R, उसके अक्रॉस वोल्टेज बोल रहे हैं V3। ठीक है, सो ये सर्किट कुछ इस प्रकार से है बच्चों। मैं इसका नया रूप यहां पर बना देता हूं। हमें क्या दिया गया है, यहां पर एक रेजिस्टेंस मान लो 2R, उसके अक्रॉस वोल्टेज बोल दिया गया V1। उसके बाद यहां एक रेजिस्टेंस हो गया 6R, इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाएंगे या जो भी करेंगे, तो हमने इसका वोल्टेज बोला है V2, और नीचे लगा दिया हमने एक 3R, और इसके अक्रॉस जो हम वोल्टेज बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं V3। लाइक दिस, ये V3, और इधर हमने एक बैटरी कनेक्ट करी जिसका ईएमएफ है E। ईएमएफ मतलब वोल्टेज ही होता है ना। इस तरह से आपको एक सर्किट गिवन है, ऐसा ही है। अच्छा, ये 2R तो थोड़ा सा नीचे की तरफ लगाया है, तो इसको थोड़ा सा नीचे बना देते हैं सर्किट, ताकि वैसा ही दिखे जैसा हमारा एक्चुअल में है। तो यहां पे कहीं 2R और इसके अक्रॉस वोल्टेज V1। बच्चों ये वोल्टेज डिवीजन रूल का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसका जो रिजल्ट आता है वो काफी इंटरेस्टिंग आता है, पर ऐसा कुछ इतना टफ भी नहीं है, हम इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलो यार ये मैंने सर्किट बना दिया। सबसे पहले तुम बताओ V2 और V3 दोनों में से कोई बड़ा छोटा आएगा क्या? क्या लगता है?
या V2 V3 सेम है? क्या V2 V3 इक्वल होने हैं? जी हाँ, क्योंकि V2 V3 काय में लगे हैं? पैरेलल में लगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं उठती, ठीक है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, चलो बच्चों अब जरा एक काम करते हैं, हम 6R और 3R को मर्ज कर देते हैं। ठीक है, सो हियर वी आर हैविंग 2R एंड 6 और 3 को मर्ज कर दिया। 6 और 3 का इक्विवेलेंट भी कितना आएगा? हाँ, अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि सर वही मैं सोच रहा हूं कि V2 V3 को अलग क्यों डिनोट किया। अरे बेटा हमने कर दिया, पर आपको तो पता है ना कि V2 और V3 इक्वल होने हैं, तो आप अपनी बात को तो नहीं भूलना। हाँ जी, और इधर नीचे बैटरी है E। अच्छा, इसको या तो आप V2 बोल दो या V3 बोल दो, एक ही बात है क्योंकि दोनों इक्वल हैं, और इसको V1 बोल दो। तो मैं एक काम करता हूं, इसको क्या बोलूं मैं, V2 ही बोल देता हूं। अभी ये समझ जाओ ना, V2 बोलो V3 बोलो एक ही बात है, जो V2 होगा वही V3 होगा। हाँ जी, अब बताओ ये कद्दू कटेगा दोनों में बटेगा, तो यार इधर भी 2R है इधर भी 2R है, कम ज्यादा या यहां भी बराबर? बोलो 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 बोलो। V1 बड़ा V2 बड़ा, कौन बड़ा? ये भी तो इक्वल आएंगे, है ना, बिकॉज दोनों सेम रेजिस्टेंस है। सो बच्चों V1 के हिस्से में भी आधा आ जाएगा, कितना? E/2, और इसके हिस्से में भी आ जाएगा आधा, E/2। सो व्हाट शुड बी अवर फाइनल आंसर? V1 is equal to V2 and V2 is already equal to V3 and all are equal to what? E/2। ये कहा, क्या ये टफ क्वेश्चन था? ई बेटा वोल्टेज दिया गया राजशेखर, पर मैं बताऊं टफ कैसे बनाते हैं आप लोग इसको। आपको एक ऑप्शन दिया गया है, इसमें V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, तो आप इसको तो टिक करोगे ही नहीं, क्योंकि आप तो ये जानते हो कि अच्छा यार ये तो V1 ये अलग होगा और इसका अलग होगा, पूरा सॉल्व करना है। ठीक है ना, ध्यान रखना है चीज, ट्रिकी क्वेश्चन, ऑल्दो इट इज वेरी इजी। ठीक है, बड़े आगे। सो फाइनल हमारा क्या आ रहा है? E/2 आ रहा है, तीनों का वैल्यू। हाँ भाई, एक क्वेश्चन ये वाला है करंट डिवीजन रूल पर। व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ गिवन एमीटर A1 एंड A2 इन द गिवन सर्किट। A1 एमीटर यहां लगा हुआ है बेटा, A2 एमीटर यहां लगा हुआ है। एमीटर के बारे में बेसिक चीजें आपको पता है क्या? एमीटर नापता है क्या? करंट। वोल्ट मीटर नापता है क्या? वोल्टेज, है ना, ये बेसिक बेसिक चीजें आपको पता है। और गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है, इतना तो आप जानते हैं। और भी जानते हो क्या कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, जीरो होता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ये पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो हम यहां पर पढ़ेंगे इसको। मैंने एक आर्टिकल लिखा था ना अभी स्टार्टिंग में कि एमीटर वोल्ट मीटर को कैसे बनाया जाता है, वो भी चीजें सीखेंगे, तो वहां पर ये चीज बताई जाएगी आपको। पर अभी आप ये ध्यान रखिए कि एमीटर बेसिकली करंट को मेजर करेगा। अब कितने एमीटर लगे हुए? 2 एमीटर लगे हुए। चलो यार, अब इस सर्किट का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं, है ना। इस सर्किट दिया गया 5 ओम के ऐसे रेजिस्टेंस दिए गए, और इधर एक 5 वोल्ट की बैटरी दी गई। अब इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं बेटा, पोस्टमार्टम करते हैं। तो मैंने इसको एक बार इधर फिर से बना लिया, है ना, बहुत सिंपल है, पता है, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों आप ये बताइए, ये 5 के 5 रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं? सिंपल है, एमीटर का तो कोई रेजिस्टेंस होता नहीं, एमीटर तो एक वायर है खाली। ऑल ऑफ देम आर इन पैरेलल। सो व्हाट इज आर इक्विवेलेंट? टेल मी क्विकली। 5 5 5 5 5, तो 5 by 5 हो जाएगा, यानी 1 ओम हो जाएगा। ऑल राइट, वेरी गुड। अब बच्चों मुझे यहां से निकलने वाले करंट की वैल्यू बताओ, जो मैंने यहां से बनाया बैटरी से। करंट आई को हम क्या लिख सकते हैं? V/R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो V हमने कितना लिया हुआ है? 5 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट कितना आया है? 1 ओम।
So what is the value of I? I is 5 एम्पियर। क्या कोई डाउट है करंट निकालने में? अरे बोलो, करंट चमक गया, 5 एम्पियर का करंट निकल रहा है बैटरी से, ठीक है। सो भाई ये करंट मैंने यहां पर बना दिया कितना, 5 एम्पियर बना देता हूं इसको ना, लिख देता हूं सीधा 5 एम्पियर। I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। चलो बच्चों, अब जरा हमारी परीक्षा चालू होती है, सुनना भाई ध्यान से। 5 एम्पियर का करंट, बैटरी देखो देती 5 है तो बैटरी लेगी भी 5, ये बात तो मैं आपको कब से बता रहा हूं, बैटरी जितना देगी उतना लेगी भाई। 5 एम्पियर करंट चला चला चला। अब प्यारे बच्चों, यहां पर एक रेजिस्टेंस है 5, ये दूसरा भी 5, तीसरा भी 5, चौथा भी 5, पहला 5 5 5 5 और ये भी 5, और इधर नेट करंट आ रहा है 5 एम्पियर। इस 5 एम्पियर करंट का बंटवारा किस तरह से होगा? बेटा शॉर्ट सर्किट यहां पर एक भी नहीं हो रहा। प्यारे दोस्त, क्या नाम है आपका? अश्विन। कुछ भी शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा है। शॉर्ट सर्किट देखो, ये भी समझ लो ना, ये समझना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। इसको भी बी बोलोगे, ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी, ये तो ठीक है, पर मैं ऊपर वाले को बी थोड़ी बोलूंगा। इधर से गाड़ी चलाओ, ये ए ए ए ए, किसको शॉर्ट कर रहे हो? कोई भी शॉर्ट नहीं हुआ। क्या तुम एमीटर को शॉर्ट कर रहे हो? नहीं यार, एमीटर तो वैसे ही प्लेन वायर है ना, तो कुछ भी शॉर्ट नहीं होगा अश्विन, ठीक है। राजशेखर, सीरीज में नहीं बेटा, पैरेलल में, ठीक है। तो ये ए बी को तो मिटा देता हूं मैं, ए बी का कोई रोल नहीं है। हाँ जी, मैं आपसे क्या पूछा था? मैं आपसे ये पूछा था कि भाई इधर 5 एम्पियर करंट आ रहा है, अब ये पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा रेजिस्टेंस और ये 5वां रेजिस्टेंस, ये 5 एम्पियर का करंट इन पांचों में कम ज्यादा जाएगा या सब में इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा? ये आपको बताना। करंट डिवीजन रूल पढ़ा है ना, सब में इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस 5 एम्पियर के हम क्या कर रहे हैं, 5 हिस्से कर रहे हैं ना। ये 5 एम्पियर करंट आ रहा है ऐसे, इस सर्किट को मैं थोड़ा सा ऐसा रूप दे रहा हूं, और ये यहां पर 5 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो इन सब में कितना जाएगा, 1 एम्पियर चला जाएगा, है ना। ये कहानी बनेगी लाइक दिस, क्योंकि सारे के सारे रेजिस्टेंस 5-5 ओम के हैं, सारे इक्वल हैं, तो सब में 1 एम्पियर चला गया। तो जरा बना देते हैं इनको। तो बेटा यहां पर ये चला गया 1 एम्पियर इसमें, ये चला गया 1 एम्पियर इसमें, ये चला गया 1 एम्पियर इसमें, और ये चला गया 1 एम्पियर इसमें, और ये लास्ट वाले में 1 एम्पियर, ठीक है। ये आपने बना दिया, ठीक है। सो अब जरा हम करंट के रास्ते को देखते हैं, फॉलो करते हैं। हमने रेजिस्टेंस में सब में बना दिया, 1 एम्पियर चला गया। अब जरा इधर आ जाओ, अब गाड़ी यहां से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना भाई, अब सब लोग, 5 एम्पियर इधर आता है, नीचे 1 एम्पियर चला गया, तो इस वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो किया, 5 आया, 1 चला गया, इधर कितना बढ़ेगा आगे, 4 एम्पियर बढ़ जाएगा। तो मैं यहां पर इसको लिखता हूं, ये करंट कितना हो गया, 4 एम्पियर हो गया। अब जरा आप देखो, ये 4 एम्पियर चला चला चला, नीचे 1 एम्पियर निकल गया, तो आगे कितना पास हुआ, 3 एम्पियर पास हुआ। सो इस वाली ब्रांच में करंट कितना हो गया, 3 एम्पियर हो गया। अब देखो इसको, ये 3 एम्पियर चला, नीचे 1 एम्पियर निकल गया, मतलब इसमें कितना चला आगे, 2 एम्पियर चला। अब 2 एम्पियर में बेटा फिर से देखो, 1 एम्पियर नीचे गया, तो आगे कितना बचा, 1 एम्पियर बचा। 1 एम्पियर जाता जा रहा है, इधर 1 एम्पियर आया, ये 1 एम्पियर यहां पर आ गया। अब इधर देखो, ये 1 एम्पियर में ऊपर से 1 एम्पियर आके मिला, ये 1 जा रहा है इधर से, ऊपर से 1 आ रहा है, तो इधर कितना पास ऑन हुआ आगे, 2 एम्पियर हुआ। ये टेक्निक सीखनी है ना। अब इस 2 एम्पियर में ऊपर से 1 एम्पियर आके ऐड हुआ, तो आगे कितना पास ऑन हुआ, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर में ऊपर से कितना ऐड हो रहा है, 1 एम्पियर, तो आगे कितना पास ऑन हुआ, 4 एम्पियर। 4 एम्पियर में ऊपर से 1 एम्पियर आगे मिल रहा है, आगे कितना पास ऑन हुआ, 5 एम्पियर। बैटरी ने जितना दिया था उतना ले लिया। तो अगर हम यहाँ A1 की रीडिंग बोले तो कितनी आ जाएगी बच्चों, 4 एम्पियर। A2 की रीडिंग बोले कितनी आ जाएगी,
2 एम्पियर। क्या टफ क्वेश्चन था? हाँ टफ था, है ना, लेकिन इसको इस तरह से करना है करंट डिवीजन रूल से, ठीक है। अगर मान लो ये 5 ओम की जगह अलग अलग रेजिस्टेंस हो जाते तो अभी 5 में तो हमने इजीली कर दिया कि टोटल ये वाला 5 एम्पियर है ना भाई, इसके 5 टुकड़े कर दिए, है ना। लेकिन अगर मान लो 5 इक्वल टुकड़े नहीं होते तो थोड़ा सा डिफरेंट डिफिकल्ट काम हो जाता, ठीक है, करंट डिफरेंट फ्लो होता। चलो अब ना मैं आपसे इसी में एक दो कंसेप्चुअल चीजें पूछता हूं, देखते हैं कि आप कितने विद्वान हैं। भाई मैं अगर 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 मैं एक एमीटर यहां लगा देता, इसको मैं नाम दे देता A3। A3 की रेटिंग क्या बोलते हैं? तुरंत आंसर करो। वेरी गुड, 3 एम्पियर। मैं अगर 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 मैं अगर कहूं कि एक एमीटर मैंने यहां लगा दिया A4, क्या रेटिंग बोलोगे? दिख रहा है तो ना 1 एम्पियर। एक एमीटर यहां लगा दिया, क्या रेटिंग बोलोगे? A5 में भी 1 एम्पियर। एक एमीटर यहां लगा दिया A6, क्या रीडिंग बोलोगे? 5 एम्पियर, है ना। इस तरह से कहीं भी फिट किया जा सकता है, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन इस तरह से करना है। अगर मान लो कि इसका सारा रेजिस्टेंस अलग अलग हो जाए तो एक क्वेश्चन वो वाला भी लेके देखते हैं, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर था वो आ गया 4 एम्पियर और 2 एम्पियर। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं जिसमें सारे रेजिस्टेंस अलग अलग है ना। इसको करने में बहुत मजा आएगा। फाइंड आउट करंट इन 3 ओम एंड 4 ओम रेजिस्टेंस। 3 ओम कहां पर है? ये रहा। और 4 ओम कहां पर है? ये रहा। तो सारे अलग अलग रेजिस्टेंस हो गए यार। मतलब एक एमीटर यहां लगा हुआ है तुम्हारा और एक एमीटर यहां लगा हुआ है, तो उन एमीटर की रीडिंग बतानी है ना। तो इसको कैसे करें? करंट डिवीजन रूल वगैरह कुछ लगाएंगे जो जो पढ़ा है ना। टफ क्वेश्चन है ये, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ये। 1 या 2 मिनट तो खाएगा ये क्वेश्चन। देखते हैं इसमें करंट डिवीजन रूल कैसे लगाना है। बेटा इसमें करंट डिवीजन रूल हुआ ना, ये 5 एम्पियर को हमने इक्वल इक्वल डिवाइड कर दिया, ठीक है, इजी वे में कर दिया। अब जैसे मान लो ये वाला कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें सारे रेजिस्टेंस अलग अलग से दिख रहे हैं, खतरनाक खतरनाक, और हमें क्या निकालना है? 3 ओम और 4 ओम का करंट निकालना है। तो 3 ओम मतलब सबसे पहले यहां का मेरे को करंट निकालना पड़ेगा, मतलब मेरे को बैटरी का करंट निकालना पड़ेगा। बैटरी से जो करंट है वो करंट ही फिर मैं आगे डिवाइड कर पाऊंगा। सो माय फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट नेट करंट फ्रॉम द बैटरी। ये करंट का वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करना है भाई। तो आई को निकालने के लिए मैं क्या अप्रोच लगाऊंगा? आई इज इक्वल टू वी बाय आर इक्वल। अब इसका आर इक्वल कैसे निकालें? सबसे पहले तो बच्चों ये देखो, ये तीनों किस में है? देखो हमने टिप्स पर करेंगे ये कैलकुलेशन, सीरीज में 4 और 2 6 और 2 8, ठीक है। ये पूरा आ गया 8 ओम। उसके बाद आप देख पाओगे कि ये वाला 8 और ये वाला 8, ये दोनों किस में है? पैरेलल में। सो इस पूरे नीले डब्बे का कितना आ गया? 8 और 8 4, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, इस नीले डब्बे को गायब करके एक सर्किट पूरा नीचे बना देता हूं और उसका वैल्यू मैं बोल दूंगा 4 ओम, ठीक है। जरा इसको समझना ध्यान से। दिस इज 9 वोल्ट बैटरी, दिस इज 3 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज 8 ओम रेजिस्टेंस, यहां पर है ये 2 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम। और बेटा नीले डब्बे की जगह मैंने क्या लिख दिया? पूरे को मर्ज करके 4 ओम, ठीक है। अब जरा देखते हैं इसके आगे की कहानी। इसके आगे की कहानी, ये 4 और 2 6 और 2 8, ये तो फिर से 8 बन गया, और ये 8 के साथ में ये 8, ये तो फिर से 4 बन गया। अब आप बताओ नेट इक्विवेलेंट कितना नजर आ रहा है? ये पूरा नीला डब्बा 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9। व्हाट इज आर इक्विवेलेंट? क्या आर इक्विवेलेंट समझ गया सबको? अरे बोलो।
आर इक्वलेंट 1, अरे नहीं 1 थोड़ी है, आर इक्वलेंट तो निकालना आसान। सो आर इक्वलेंट इज सिंपली, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 9 ओम, है ना। अब बच्चों मुझे ये वाला करंट निकालना था, ये वाला करंट मेरा टारगेट था, ये वाला करंट आई। तो आई को मैं क्या लिखूंगा, V बाय आर इक्वलेंट। व्हाट इज V? V इज 9। व्हाट इज आर इक्वलेंट? 9। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? 1 एम्पियर। तो भाई यहां से हम बोल सकते हैं इस आई को, अब मैं डायरेक्ट आंसर इसका लिख रहा हूं कि ये आई का वैल्यू 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ये 1 एम्पियर करंट फ्लो किया। तो बच्चों 3 ओम का करंट तो चमक गया। 3 ओम में कितना करंट घुस रहा है? 1 एम्पियर करंट घुस रहा है। 3 ओम की पिक्चर तो सेट हो गई। अब मेरा एक्चुअल सर्किट का 4 ओम ये वाला है, मेरे को इसका करंट बताना है यार, ये वाला है ना। तो ये एक्चुअल में यहां पर इसका करंट हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। अब जो चीज है उसको ध्यान से समझना। ये 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक है। इस 1 एम्पियर के करंट को ऊपर वाले डायग्राम में भी बना दो कि भाई ये 1 एम्पियर का करंट यहां पर आ रहा है। ये जो चीज मैं अब आपको बता रहा हूं ये कई बार क्लिक नहीं करती है, क्वेश्चन गलत करती है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। 1 एम्पियर का करंट यहां तक आया। प्यारे बच्चों, अब अगर मैं यहां पर देखूं तो मुझे नजर आ रहा है कि यहां पर ये 8 ओम रेजिस्टेंस है और यहां तक ये पीले वाले लूप में ये भी 8 ओम रेजिस्टेंस। क्या पीले वाले लूप का 8 ओम रेजिस्टेंस समझ में आया? ये ब्लू वाले तक कितना आ गया था बेटा? 4 आ गया था। उस 4 के साथ ये 2 सीरीज में और ये 2 भी सीरीज में, 4 और 2 6 और 2 8। आर यू गेटिंग इट? बोलिए, क्लियर है? तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये 1 एम्पियर यहां आ रहा है तो इधर 8 ओम है और ये पूरा भी 8 ओम है। दिस कंप्लीट इज 8 ओम। देखो ध्यान से, ये पूरा 8 ओम है ना। ये ब्लू वाला 4 हो गया था ना, उसके बाद में ये वाला 4 के साथ 2 6 और फिर ये 2 8। सो ये पूरा पीले वाले में 8 ओम है ना। या फिर आप इसको ऐसे समझ लो कि जो पीला लूप है ना, इस पीले लूप को हम नीचे वाले डायग्राम में बना देते हैं। इसको मैं पीले कलर से लिख देता हूं। तो जो ऊपर का पीला वाला मैं बोल रहा हूं बेसिकली वो ये वाली चीज है। एंड जस्ट इरेज दिस वन, ठीक है। सो कहानी क्या बन रही है कि यहां पर ये 1 एम्पियर करंट आ रहा है, नीचे वाले डायग्राम में देख लो इसको। अब ये इस साइड में है 8 ओम और ये पूरा भी है 8 ओम। तो बेटा इन 8 और 8 में कितना डिवाइड होगा ये बताओ। नीचे वाले डायग्राम को देखो और ये बताओ। ये 1 एम्पियर आ रहा है, दिस इज 8 ओम एंड दिस पीला वाला इज ऑल्सो 8 ओम। सो 1 एम्पियर इसमें और इसमें कितना कितना डिवाइड हो जाएगा? इक्वल इक्वल हो जाएगा। इक्वल इक्वल मतलब मैं कितना बना दूं इसमें? 0.5 और इसमें भी कितना बना दूंगा? 0.5 बना, ठीक है। अब ये 0.5 एम्पियर यहां तक है ना। 0.5 एम्पियर यहां आएगा, मतलब ओरिजिनल डायग्राम में आ जाओगे। 0.5 एम्पियर यहां तक आएगा। अब आप देखो ये 0.5 यहां तक आ रहा है ना, 2 ओम के राइट तक यहां पर आ रहा है। तो ये 0.5 को मैंने यहां तक बना दिया। अब एक्चुअल डायग्राम में इधर 8 ओम लगा हुआ है और ये वाला सीरीज में 8 ओम हो गया। तो 8 और 8 को पैरेलल में करके हमने नीचे 4 लिख दिया था। अब आप बताओ 0.5 आगे इस वाले 8 ओम में और इधर वाले 8 ओम में कितना कितना डिवाइड? 0.25 हो जाएगा। वेरी गुड। सो बच्चों इसमें हुआ 0.25 और इसमें भी हुआ 0.25। सो आई कैन राइट इट कि ये 0.25 एम्पियर करंट इधर और ये वाले में भी 0.25 एम्पियर और ये 0.25 चला, यानी इस 4 में भी कितना आ रहा है? 0.25।
0.25 एम्पियर करंट आ रहा। ठीक है, इजी था, है ना। पर आपको मैं क्या कह रहा हूं, एक बार नीचे वाला डायग्राम देख करके फिर ऊपर वाले डायग्राम पर आना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड ये बेटा ये सर्किट। ठीक है, सो यहां तक देख लिया था मैंने 0.5 एम्पियर आ रहा है। 2 ओम कहां है, ये इसके जस्ट राइट तक आ जाओ, मतलब 2 ओम ये वाला, इसके जस्ट राइट तक, यहां तक 0.5 एम्पियर आ रहा है। अब आगे का क्या कहानी है यार, आगे इधर 8 ओम है और इधर भी ये पूरा देखा जाए तो 8 ओम है। तो ये वाला 8 और ये वाला पूरा 8 किस में लगे हैं बच्चों, पैरेलल में लगे। तो 0.5 का बंटवारा 0.25 और 0.25 कर दिया हमने। इज इट क्रिस्टल क्लियर? ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो फंसोगे तो नहीं एग्जाम में। ये क्वेश्चन तुम्हें इजी लग रहे हैं पर बेटा एग्जाम में यही क्वेश्चन जो है ना टाइम ले लेते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू अवर आर्टिकल जो आज हमें पढ़ना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने करवाया। सो मैंने क्या लिखा था देखो, आज हम पढ़ेंगे केसीएल और केवीएल को। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज टू आर्टिकल्स। सबसे पहले बच्चों मैं बात करता हूं, हाँ तो इसका ये फाइनल आंसर यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम में एक में बना करके दे दिया गया। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट KCL. Now we are going to discuss the deeper part of the circuit. ठीक है, मैं ना आपको होमवर्क दूंगा बेटा, उसमें मिल जाएंगे हर्षवर्धन ऐसे क्वेश्चन, राजशेखर ऐसे क्वेश्चन और मिल जाएंगे। करंट डिवीजन सीरीज में नहीं कर सकते। राजशेखर करंट डिवीजन सीरीज में क्यों करोगे? सीरीज में तो करंट सब में सेम जाता है ना। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी वार्न किया था कि आप डाउट ही ऐसा क्रिएट करते हो जो डाउट मतलब मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं इसमें आपको। ध्यान रखो भाई राजशेखर, इस तरह से नहीं करना है। बहुत पहले बता चुके, सीरीज में करंट सेम और पैरेलल में वोल्टेज। ठीक है, सो थोड़ा बेटा टाइमली होमवर्क करोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके मन में नहीं आएंगे। ऑलराइट बच्चों, तो मैं आपको बोल रहा था कि अब सर्किट के डीपर पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। सर्किट को सॉल्व करने की टेक्निक सीखने जा रहे हैं। सर्किट को सॉल्व करना क्या मतलब होता है इसका? सर्किट को सॉल्व करना मतलब जो भी सर्किट दिया गया उसमें हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना और करंट निकालना। ये वैल्यूज निकालने का मतलब होता है सर्किट को सॉल्व करना। और सर्किट को सॉल्व करने के लिए आपको एक साइंटिस्ट थे किरचॉफ, उन्होंने 2 लॉज इंट्रोड्यूस किए। क्या क्या लॉ है? एक है किरचॉफ का करंट लॉ और एक है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। सबसे पहले बात करेंगे किरचॉफ के करंट लॉ की। फुल फॉर्म किरचॉफ्स करंट लॉ, शॉर्ट फॉर्म KCL। अब KCL कोई नई चीज नहीं है, अपन बहुत बार यूज कर चुके हैं। KCL के अकॉर्डिंग किरचॉफ ने क्या बोला कि आपको किसी सर्किट के अंदर अगर कोई जंक्शन नजर आए, जंक्शन किसको बोलते हैं बच्चों? जहां पर 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस नजर आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम बना रहे हैं एक जंक्शन, दिस इज द पार्ट ऑफ अ सर्किट, और यहां पर ये कुछ रेजिस्टेंसेस लगे। लेट्स से ये हमारा रेजिस्टेंस है R1, ये है R2, ये है R3, ये है R4 और ये है R5। दिस इज नॉट कंप्लीट सर्किट, दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्किट। और यहां पर आपको कुछ करंट दिए गए हैं कि I1 करंट इधर आ रहा है, I2 करंट इधर आ रहा है, I3 करंट जो है वो इस तरफ जा रहा है, I4 करंट बाहर की तरफ जा रहा है और I5 करंट भी बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, एंड दिस सर्कुलर डॉट, दिस इज कॉल्ड जंक्शन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो ये समझना कि ये पूरा सर्किट ना दे करके एक सर्किट का पार्ट दिया गया है। ये I1, I2, I3 कहां से आ रहे होंगे? बैटरी से आ रहे होंगे। वो बैटरी का आपको डायग्राम नहीं दिया गया, आपको तो बस ये इतना सा पार्ट दे दिया गया। तो किरचॉफ भैया ने क्या बोला कि यार किसी भी जंक्शन के ऊपर जितना करंट आएगा ना उतना ही करंट जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, इनकमिंग करंट टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन।
यानी हम इसको बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द आउटगोइंग करंट्स। मतलब आने वाला टोटल इज इक्वल टू जाने वाला टोटल। टोटल क्या? करंट, है ना। आने वाला टोटल करंट इज इक्वल टू जाने वाला टोटल करंट। जो आएगा वो आगे जाएगा। तो हम इस वाले पर्टिकुलर डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस I2 प्लस I3 ये टोटल आने वाला करंट होगा। ठीक है बच्चों। और जाने वाला करंट कौन कौन सा है? बाहर जो निकल रहा है I4 और I5। ये आने वाला और जाने वाला तो आपको समझ जाना है। जो इसकी तरफ आ रहे हैं जिसमें एरो का निशान टुवर्ड्स दिस जंक्शन बन रहा है, जैसे I1 इसकी तरफ है, I2 इसकी तरफ है, I3 इसकी तरफ है, तो ये इनकमिंग करंट होगा। I4 बाहर निकल रहा है, I5 बाहर निकल रहा है, तो ये आउटगोइंग करंट होगा। तो ये एरो पकड़ना है आप, आने वाला इज इक्वल टू जाने वाला। और अगर मैं इसी को फर्दर रीअरेंज करके लिखूं, अगर मैं इसको इधर ले आऊं, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर। मतलब इन करंट को अगर हम एल्जेब्रिकली सम अप कर दें तो वो वैल्यू भी 0 के बराबर लिखी जा सकती है। पर आपको इस तरह से याद नहीं रखना, आपको तो ये याद रखना है कि आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट, है ना। मतलब करंट का कोई लॉस नहीं हो रहा, जो आएगा वो जाएगा। ये बात बेस्ड है बच्चों किसके आधार पर, मैं आपको बताता हूं, ये भी बताता हूं। करंट बेसिकली है क्या? करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जितना चार्ज पर यूनिट टाइम आया उतना चार्ज पर यूनिट टाइम निकल लिया। यानी चार्ज का कोई लॉस या चार्ज का कोई गेन नहीं हो रहा। जितना चार्ज चल के आया है पर यूनिट टाइम में उसी को हम आने वाला करंट बोल रहे हैं। जितना चार्ज गया है पर यूनिट टाइम में उसी को हम जाने वाला करंट बोल रहे हैं, है ना। तो आने वाला चार्ज पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू जाने वाला चार्ज पर यूनिट टाइम। यानी चार्ज का नो लॉस नो गेन, यानी चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। सो दिस किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेसिकली बेस्ड ऑन व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है। सो यही बात यहां पर लैंग्वेज के फॉर्म में लिखी हुई बच्चों। सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग और लीविंग एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज 0। ठीक है, या सम ऑफ करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन। जितना आएगा उतना जाएगा। और अगर हम इसको एल्जेब्रिकली ऐड कर दें तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको बता ही दिया। अब यहां पर I4 को हम इधर ले आएंगे तो एल्जेब्रिकली ऐड करने के बाद इसको वैल्यू को 0 के इक्वल लिख सकते हैं। करंट को हमने चार्ज अपॉन टाइम करके लिखा। सो दिस प्रिंसिपल इज अल्टीमेटली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। एक क्वेश्चन करते हैं, देखो इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं किरचॉफ करंट लॉ में। कैलकुलेट करंट I इन द गिवन सर्किट। हाँ जी, ये आपको एक सर्किट दिया गया है, सर्किट का पार्ट दिया गया है बेसिकली। यहां पर ऊपर से 10 एम्पीयर करंट आ रहा है, इधर 1 एम्पीयर करंट जा रहा है, इधर 2 एम्पीयर करंट, और यहां पर I करंट दिया गया है। एंड यू आर आस्क्ड द वैल्यू ऑफ करंट I का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। करें इसको, सिंपल है। तो देखो प्यारे बच्चों, मैं इसको यहां पर सॉल्व करता हूं। लेट से मैंने इनको नाम दे दिया कुछ, है ना। इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको मैंने नाम दे दिया B, इसको मैंने नाम दे दिया C, और इस जंक्शन को मैंने नाम दे दिया D। So we are having total 1, 2, 3, 4 जंक्शंस। इन चारों जंक्शंस के लिए हम किरचॉफ करंट लॉ लगाते हैं। बहुत बेसिक सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करता हूं जंक्शन ए की। जंक्शन ए की कहानी कैसी बन रही है? यहां से आ रहा है भाई 10 एम्पियर करंट और नीचे जा रहा है 2 एम्पियर करंट। तो बेटा बी की तरफ कितना करंट गया होगा? ये करंट कितना लिखा? 10 आया, 10 में से 2 नीचे चला गया, तो इधर कितना गया होगा? 8 एम्पियर गया। आने वाला इज इक्वल टू जाने वाला। रटना नहीं कुछ भी, सीधी सी बात समझ लो, टेक्निक समझ लो।
10 आया ना, 10 में से नीचे कितना निकल गया? 2, तो बचा कितना? 8। 10 आने वाला था और 2 और 8 जाने वाले, तो आने वाले और जाने वाले को बराबर कर देना, ठीक है। तो ये जंक्शन ए की कहानी हो गई। अब मैं आता हूं यहां पर किसके ऊपर? जंक्शन बी के ऊपर। इधर बना देते हैं जंक्शन बी को ना। तो बेटा बी की कहानी देखो ये बन रही है कि यहां पर आपको दिया गया है 1 एम्पियर करंट। अच्छा, ये करंट आप ए का निकाल ही चुके हो, ये कितना आ रहा है? 8 एम्पियर आ रहा है। तो भाई अगर आपसे पूछा जाए कि नीचे की ब्रांच में करंट कितना होगा, तो व्हाट शुड बी योर आंसर? 8 एम्पियर में से ऊपर गया 1 एम्पियर, तो नीचे कितना बचेगा? 7। ठीक है, 8 एम्पियर आया, 1 ऊपर निकल गया, तो नीचे कितना बचा? 7 एम्पियर। अब मैं आता हूं नेक्स्ट जंक्शन सी पर। जंक्शन सी के लिए कहानी बना देते हैं। ये जंक्शन सी है हमारा, दिस इज जंक्शन सी, दिस वाज जंक्शन बी एंड दिस वाज जंक्शन ए। जंक्शन सी के लिए बच्चों, और इधर जंक्शन डी का भी हाथों हाथ लिख देते हैं, ठीक है। तो जंक्शन डी का पहले देखो, क्योंकि जंक्शन सी तो लास्ट का करेंगे। हाँ जी, इधर आ रहा है जंक्शन डी पर ऊपर से 2 एम्पियर और इधर से आ रहा है 2 एम्पियर। तो ये बात तो तुम समझ गए कि ऊपर से 2 आ रहा है, इधर से 2 आ रहा है, तो आगे कितना गया होगा? 4 एम्पियर गया होगा, ठीक है। मतलब ये 4 एम्पियर भाई यहां से आ रहा है, दिस इज 4 एम्पियर, ठीक है। और ये ऊपर से 7 एम्पियर आ रहा है, मतलब इधर कितना गया होगा? 4 + 7 यानी कितना? 11। है टफ क्वेश्चन था? नहीं था यार, कुछ भी टफ नहीं था। सो फाइनल आंसर इज 11। अच्छा, मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ ना, नॉर्मली बताते नहीं पर समझना ध्यान से। चुटकियों में कैसे हल करोगे? इस पूरे को ना, पूरे को मतलब पूरे स्क्वायर को श्रिंक कर दो, श्रिंक कर दो, एकदम श्रिंक लाइक दिस। अब इस पूरे श्रिंक वाले को देखो, इसमें यहां से कितना करंट आ रहा है? 10 एम्पियर आ रहा है। यहां से कितना करंट आ रहा है? 2 एम्पियर आ रहा है। यहां कितना करंट जा रहा है? 1 एम्पियर जा रहा है। तो भाई यहां कितना करंट जाएगा? ये निकालना है। तो कैसे निकालोगे? आने वाला टोटल करंट यानी 10 + 2 इज इक्वल टू जाने वाला टोटल करंट यानी 1 + I। आई की वैल्यू सीधी यहां से कितनी आ गई? 11। ठीक है, हाँ ये सोचा था, बहुत अच्छी बात। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलो एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको किरचॉफ करंट लॉ पर, और फिर उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सो किरचॉफ करंट लॉ पर एक क्वेश्चन और, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा, आप क्वेश्चन के साथ साथ इसका आंसर भी लिख देना। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है ये, वी आर गिवन वन रेजिस्टेंस हियर, और ये मान लो R1 है कोई वैल्यू, वैल्यू से मतलब नहीं, इसमें 5 एम्पियर करंट ऐसे फ्लो के आ रहा है, और इधर आपको दिया गया एक रेजिस्टेंस R2 और इसमें यहां पर 2 एम्पियर करंट फ्लो होके आ रहा है। यहां आपको एक रेजिस्टेंस दिया गया, दिस रेजिस्टेंस इज R3, और यहां पर आपको कितना करंट फ्लो करके आ रहा है? 6 एम्पियर इस साइड में दिया गया है। एंड यहां इसको हमने नाम दे दिया A जंक्शन, एंड यहां पर एक रेजिस्टेंस है R4, और ये करंट आपको दिया गया यहां पर I1, और ये B जंक्शन, और आपको यहां पर इस तरह से एक त्रिशूल टाइप बना रखा है। लेट्स से इसको नाम दे देते हैं R5, इसको नाम दे देते हैं R6। इस साइड में करंट दिया गया है कितना? 1 एम्पियर, और इस साइड में करंट दिया गया है कितना? I2। क्वेश्चन क्या है? फाइंड I1 एंड I2। दिस इज द क्वेश्चन। क्या आप कर सकते हैं इसको? करना इसको घर पे ट्राई। पहले ए के लिए बना देना जंक्शन, और इधर बी के लिए बना देना। ये जंक्शन ए और ये जंक्शन बी। कर लोगे या मैं करके बताऊं? सिंपल है यार।
आंसर जो आप लोग दे रहे हो वही आंसर है। एक का I1 की वैल्यू 1 एम्पियर है, I2 की वैल्यू 0 है। करके बता दो। तुम्हें तो सब कुछ परोसा हुआ चाहिए ना। तुम्हारे आगे खाने की थाली आ जाएगी ना, तो भी तुम बोलोगे कि कोई मुझे हाथ से निवाला तोड़ के सीधा मुंह में डाल दे, है ना। खुद से नहीं तोड़। अरे हो जाएगा यार, बहुत सिंपल। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, और मैं आपको बताने जा रहा हूं अब कुछ स्पेशल चीजें। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ इज ओवर, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या चीज है, जरा उसको समझते हैं बच्चों। ध्यान से सुनना मेरी बात। हम नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, सर्किट को सॉल्व करने की लास्ट टेक्निक सीखने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए और बताइए। बेटा यहां पर मैंने एक पॉइंट बनाया A, यहां पर मैंने एक रेजिस्टेंस बनाया R, और यहां पर मैंने एक पॉइंट बनाया B, और मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पर I वैल्यू का करंट A से B की तरफ फ्लो कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट, दिस इज नॉट कंप्लीट सर्किट, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सर्किट, क्योंकि ये I करंट किसी बैटरी से आया होगा। बैटरी तो मैंने बनाई नहीं है, मैंने तो खाली A और B का एक पाथ बनाया। ठीक है, ऑल राइट। अब प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, A से B करंट जा रहा है। हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने बातें करी थी कि 3 चीजों का डायरेक्शन सेम होता है। क्या क्या थी वो चीजें, याद है तुम्हें? एक था करंट, एक था करंट डेंसिटी, और तीसरा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे VD नहीं था, VD का डायरेक्शन तो उल्टा था। अरे तुम भूल गए, तुम्हारी याददाश्त है कि क्या है? याद करो। E इस साइड, I इस साइड, J इस साइड, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस साइड। इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होंगे अपोजिट डायरेक्शन। याद है ना ये सारी चीजें? तो बच्चों जरा बताओ, करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेम आ रहा है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में करंट होता है। एंड आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन से पोटेंशियल से कौन से पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल और हाई टू लो, है ना। तो कौन हाई पर रहा होगा इस पर्टिकुलर पार्ट में, B या A? Which is at high potential, B point और A point? A point. A point is at high potential, क्योंकि हमने करंट का डायरेक्शन A से B की तरफ बनाया, तो A should be at high potential and B should be at low potential. ठीक है, अब बेटा मैं A से B चल रहा हूं। मैं सबसे पहले बैठा हूं A पर, और फिर A से मैं आ रहा हूं B पर। तो मैं जब A पर बैठा तो ये रेड वाला डॉट है, और जब मैं B पर पहुंचा तो ये ब्लैक वाला डॉट। ठीक है, मतलब मैं लाल से काले पर जा रहा हूं। ज्यादा पोटेंशियल किसका है, काले वाले का या लाल वाले का? लाल वाले का। ठीक है, हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। हम अब इसमें इक्वेशन लिखने जा रहे हैं वोल्टेजेस। ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं A पर बैठा हुआ हूं बच्चों ना। सो इफ आई एम सिटिंग एट A, then I will write the potential of A first of all. A का पोटेंशियल मैंने लिखा VA। ठीक है, अब मैं इससे इसके ऊपर जा रहा हूं, A से B की तरफ जा रहा हूं, बीच में एक रेजिस्टेंस पड़ रहा है। A से B की तरफ आप जा रहे हो, मतलब आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हो। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हो, मतलब पोटेंशियल में इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है? हाई से लो, सो इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ? डिक्रीमेंट। ठीक है, कम हुआ पोटेंशियल। तो बच्चों पोटेंशियल कम हुआ, तो मैं यहां पर उस डिक्रीमेंट को शो करने के लिए एक माइनस साइन यूज करूंगा। अब आप बताओ डिक्रीमेंट कितना होना चाहिए? R में कितना डिक्रीमेंट होगा? R में रेजिस्टेंस R और करंट I. So according to Ohm's law, what should be decrement in R? V in the resistance कितना लिखते हैं हम Ohm's law के हिसाब से? V बराबर
कितना IR। तो मुझे डिक्रीमेंट बताने के लिए ए से बी जब जा रहा हूं तो मैं प्लस IR से बताऊं या माइनस IR से बताऊं? प्लस आएगा या माइनस आएगा? माइनस आएगा। अरे प्लस कौन बोल रहा है यार, डिक्रीमेंट हो रहा है ना बेटा, माइनस आएगा। तो आप डिक्रीमेंट शो करने के लिए माइनस यूज करेंगे, माइनस IR। और अब आप बी पॉइंट पर आ गए तो दैट इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये ए और बी के बीच में हमने क्या लिखा, वोल्टेज का इक्वेशन लिखा। नाउ सपोज करो अगर कहानी ऐसी हो जाए कि ये ए पॉइंट है, एक रेजिस्टेंस R1 है और यहां पर एक और रेजिस्टेंस है भाई R2, और ये एक और पॉइंट है यहां पर बी। तो फिर से आपको करंट दे दिया गया है यहां पर I करंट। ठीक है, अब मैं यहां पर फिर से ये लाल, ये नीला और ये हरा, लाल नीला हरा। सबसे पहले आप बताओ कि R1 R2 में करंट का वैल्यू अलग होगा या सेम होगा? अगर R1 में I है तो क्या R2 में भी I होगा? जी हाँ होगा। अब आप ये बताओ, लाल नीला हरा, करंट जा रहा है लाल से हरे की तरफ, सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होना चाहिए? हरे का, नीले का या लाल का? सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका? लाल का। लाल के बाद किसका? नीले का, ब्लू वाले का। और सबसे कम किसका? हरे वाले का। मतलब बच्चों मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूं, मैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूं, तो पोटेंशियल में डिक्रीमेंट होना लाजमी है, तय है। तो हम जरा यहां पर इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं, वोल्टेज वाली। ए से गाड़ी चालू करी, लिखा VA। अब बताओ लाल से नीले पर जाओगे तो प्लस या माइनस? बोलो, प्लस या माइनस? हाई से लो जा रहे हो ना, माइनस। अब कितना माइनस? कितना माइनस के बाद क्या? R1 को क्रॉस किया तो माइनस IR1। ठीक है, मैं नीले पर आ गया। अब प्यारे बच्चों मैं नीले से जा रहा हूं हरे पर। जब मैं नीले से हरे पर जाऊंगा, अगेन पोटेंशियल हाई से लो जा रहे हैं, क्योंकि करंट तो हाई से लो चलता है। तो फिर से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस कितना? IR2। अब आप कहां पर आ गए? बी पर आ गए। तो इज इक्वल टू व्हाट? VB। तो ए से गाड़ी स्टार्ट करी और बी पर आकर के रुक गए, और हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलते गए तो हम माइनस करते गए। ठीक है, अब बच्चों जरा देखो, आप ए से बी जा रहे हो और करंट भी ए से बी जा रहा है ना? तो आपने ये जो गाड़ी चलाई है ये करंट के साथ चलाई है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां पर भी जो गाड़ी चलाई है ए से बी, ये चलाई है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना? मतलब ये ए से बी की तरफ है। अब मैं आपसे उल्टा पूछ रहा हूं, मैं अब गाड़ी चलाना चाहता हूं उल्टा, मतलब अब मैं बी पर बैठ करके ए पर आना चाहता हूं। तो चलो बी पर बैठ जाते हैं। बी पर बैठ गए और ए पर आए। पहले इस वाले के लिए लिखेंगे। अब काले से लाल पर आ रहे हो आप, करंट तो ऐसे ही जा रहा है, करंट को नहीं छेड़ रहे, आप अपनी गाड़ी का रास्ता बदल रहे हो। तो आप गाड़ी में बैठे, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। बी पर बैठा और बी से चला ए। तो जब मैं गाड़ी में बैठा तो मैं बी पर बैठा था, तो मैं बी का पोटेंशियल तो लिख दूंगा VB। अब प्यारे बच्चों आप बताओ, अब मैं बी से जब ए पर आऊंगा तो मैं हाई से लो जा रहा हूं या लो से हाई जा रहा हूं? क्या हाई से लो या लो से हाई? लो से हाई। लो से हाई मतलब पोटेंशियल में डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट? इंक्रीमेंट। और इंक्रीमेंट होगा तो आप माइनस या प्लस? प्लस। कितना करोगे? I इंटू R। कहां पहुंच गए भाई? ए पर पहुंच गए। ठीक है, अभी थोड़े से लंबे वाले के लिए करते हैं। अब हम इसमें पहले हरे पर बैठे,
हरे से जाएंगे नीले पर, नीले से जाएंगे लाल पर। तो पहले हरे पर बैठे तो हरे वाले का लिख दिया VB। अब उसके बाद आप चले 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 यहां पर। तो प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ अब क्या होगा, माइनस या प्लस? बोलो 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 बोलो, समझ यार, अभी पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। लो से हाई जा रहे हो तो प्लस IR3। आगे नीले से लाल पर प्लस IR इज इक्वल टू व्हाट? VA। ये इक्वेशन हमने लिखी है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ I, opposite to the direction of I। इक्वेशंस लिखिए वोल्टेजेस, ठीक है। अब आप मेरे को एक चीज बताना, इसको देखो, पहले वाले डायग्राम को देखो। एक इक्वेशन ये लिखी करंट के डायरेक्शन में और एक ये लिखी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। इन दोनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन सही है? मैंने वोल्टेजेस के रिस्पेक्ट में इक्वेशन लिखी, फर्स्ट, सेकंड या दोनों? बोथ आर करेक्ट, बोथ। और तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, ये दोनों इक्वेशन क्या अलग नजर आ रही है तुम्हें या सेम है ये इक्वेशन? अरे ये सेम ही तो है। IR को इधर खिसका दो तो क्या बन गया ये? IR प्लस VB, इधर आ जाएगा ये। तो ये IR प्लस VB इक्वल टू VB। बोथ आर सेम इक्वेशन, ठीक है। क्या मेरी आवाज ज्यादा तेज आ गई? चलो इसको देखो, इस वाली इक्वेशन को, फर्स्ट वाली को करंट के साथ वाली और करंट के अपोजिट वाली, ये दोनों इक्वेशंस कैसी लिखी हैं? अलग हैं या सेम है ना? तो ये दोनों ही इक्वेशन सही हैं और दोनों ही इक्वेशन सेम, ठीक है बच्चों। अब आपको यहां से कंक्लूजन क्या निकालना है कि जब हम बेटा करंट के साथ जाते हैं तो हम माइनस करते जाते हैं, अगर हमारी गाड़ी करंट के अपोजिट जा रही है तो हम प्लस करते जाते हैं। हालांकि सुनने में थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड लग रहा है, साथ जा रहे हो तो माइनस कर रहे हो, अपोजिट जा रहे हो तो प्लस कर रहे हो, है ना? सुनने में अटपटा लगता है क्योंकि अपोजिट में फील आती है माइनस वाली, साथ में तो प्लस वाली आती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है ना, ध्यान रखना है। अगर आप करंट के साथ जाओगे तो ये माइनस करते जाओगे, अगर आप करंट के अपोजिट जाओगे तो यहाँ पर प्लस करते, ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना। अब मैं यहां पर ना सर्किट पूरा नहीं लिया था, सर्किट का मैंने क्या लिया था, एक पार्ट लिया था। क्या हो अगर इस पार्ट में हम एक बैटरी भी लगा दें? सो इसके बारे में जरा बात करते हैं। व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी को कनेक्ट करते हैं, जैसे मान लो बच्चों ये A पॉइंट है और आपको यहां पर एक रेजिस्टेंस दिया गया है विच इज हैविंग वैल्यू R1। इधर करंट जा रहा है I और यहां पर एक बैटरी है, इस बैटरी का वोल्टेज है E1 जिसको EMF बोलते हैं, बताऊंगा आगे चलकर। रेजिस्टेंस R2, इस बैटरी का एक और बैटरी लगा दी, इसका वोल्टेज है E2, यहां पर एक रेजिस्टेंस है R3 और यहां पर एक पॉइंट है B, ठीक है। ये इक्वेशन ये हमें एक सर्किट का पार्ट दिया गया है और हम A से लेके B तक KVL की इक्वेशन लिखना चाहते हैं, है ना, वोल्टेज की इक्वेशन लिखना चाहते हैं। ये इक्वेशंस को हम KVL की इक्वेशन बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल सी है। तो बेटा मैं एक बार तो A से B जाऊंगा करंट के साथ और एक बार मैं B से A जाऊंगा करंट के अपोजिट। पहले मैं साथ चलता हूं, तो मैं कहां पर बैठा हूं बच्चों? सबसे पहले A पर बैठा हूं, है ना। अब आप बताओ, जब आप A से इस R1 को क्रॉस करोगे, सो व्हाट यू विल राइट? सबसे पहले A का पोटेंशियल VA, प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? माइनस। अरे प्लस कौन बोल रहा है यार? मैं यहां से यहां आ रहा हूं, देखो इस पॉइंटर को देखो, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ, सो आई विल बी गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट,
मतलब पोटेंशियल विल डिक्रीज, सो आई विल यूज माइनस साइन, माइनस आई आर। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो बैटरी है मैं इसको क्रॉस करके इधर आ रहा हूं। ठीक है, तो बेटा मैं बैटरी के बड़े वाले डंडे से छोटे वाले डंडे पर आ रहा हूं, मतलब बैटरी के हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर आ रहा हूं, बैटरी के हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर आ रहा हूं, हाई से लो आ रहा हूं। तो मैं जब इस बैटरी को क्रॉस करूंगा तो आई विल यूज प्लस और माइनस। अभी बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं तो आई विल बी यूजिंग प्लस और माइनस, माइनस। ठीक है, अब माइनस तो ठीक है, लेकिन माइनस के बाद क्या लिखूंगा? क्या मैं E1 इंटू आई लिखूंगा? नहीं, मेरे को वोल्टेजेस में इक्वेशन लिखनी है ना। तो वोल्टेज क्या है इसका? सीधा सीधा E1। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? खाली आई से लो आ रहा हूं तो मैं लिखूंगा माइनस E1। ठीक है, अब आप मेरे को एक चीज बताओ, इस R2 में क्या करंट फ्लो करेगा? व्हाट शुड बी द करंट इन R2? क्या ये सब कुछ सीरीज में नजर आ रहा है तुम्हें? ये रेजिस्टेंस, बैटरी, ये सब, क्या ये सारी चीजें सीरीज में है? यस, ऑल ऑफ देम आर इन सीरीज। सो बच्चों, इस R2 में भी कितना करंट फ्लो करेगा? आई करंट ही फ्लो करेगा। ध्यान रखना बेटा, E1 में तुम कहां से कहां जा रहे हो? प्लस वाले साइन से माइनस वाले साइन की तरफ जा रहे हो। ऐसे चल रहे हो ना, आप इस पॉइंटर को देखो, इस तरफ चल रहे हो, तो हाई से लो आ रहे हो, हाई से लो आ रहे हो, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस IR2 का क्या करूंगा? IR2 प्लस के साथ या माइनस के साथ? इट विल कम आउट विद माइनस, क्योंकि हम करंट के साथ ही जा रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि मैं अब इस E2 वाली बैटरी को जब क्रॉस कर रहा हूं तो मैं माइनस से प्लस जा रहा हूं, मतलब मुझे लो से हाई जाना है। लो से हाई जाना है मतलब क्या? माइनस या प्लस? हाँ, अब की बार प्लस आ जाएगा। फिर इस वाले R3 में भी करंट कितना जाएगा? आई जाएगा, क्योंकि सारे सीरीज में है। सो आई विल यूज माइनस आई R3। मैं कहां पहुंच गया? B पर। ये मैंने इक्वेशन लिखी बच्चों करंट के साथ। अब आप लोगों को एक डाउट आ रहा होगा, है ना, आप लोगों ने तो किसी ने पूछा नहीं, ठीक है, पर मैं आपकी तरफ से पूछता हूं। सुनना, आप लोगों का क्या डाउट होना चाहिए कि सर ये आई करंट तो यहां पर है, पर इस बैटरी का भी तो कुछ करंट आएगा, E1 भी तो कुछ करंट देगी, ये वाली बैटरी E2 भी तो कुछ करंट देगी, तो इसमें आई के साथ कुछ करंट ऐड नहीं होना चाहिए? कैसा थॉट आ रहा है आपके दिमाग में? भाई ये आई करंट आपने छोड़ दिया, पर ये E1 वाली बैटरी से भी तो कुछ करंट निकलेगा, और इधर ये E2 वाली बैटरी से भी तो कुछ करंट निकलेगा, तो ये आई करंट के साथ कुछ करंट ऐड होकर के यहाँ आई प्लस समथिंग होना चाहिए, है ना? ये डाउट आ रहा है आपके दिमाग में? तो प्यारे बच्चों बात सुनो, ये आपको मैंने पूरा सर्किट नहीं बनाया, ये एक सर्किट का छोटा सा पार्ट बनाया है ए से लेके बी तक। ये आई करंट कहां से आ रहा है? इधर एक बहुत बड़ी बैटरी होगी, बहुत बड़ी बैटरी होगी, उससे करंट आ रहा होगा। लाइक दिस, ऐसी कुछ कहानी होगी कि ये बहुत ही बड़ी बैटरी है और यहाँ पर और बहुत सारे R4 लगा हुआ है, R5 लगा हुआ है, बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, लेकिन हमारा कंसर्न इस वाले पार्ट से है ही नहीं, हमारा कंसर्न तो ए से बी वाले पार्ट से। ठीक है, सो नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये जो आई करंट दिया है ना मैंने, ये बैटरीज के करंट ऐड होने के बाद, सब्ट्रैक्ट होने के बाद का नेट करंट है। आप बोल रहे हो कि सर ये वाली बैटरी का करंट आएगा, तो वो आने के बाद ही यहाँ पर करंट ये आई है, इस बैटरी का करंट भी ऐड होगा, वो ऐड होने के बाद ही यहाँ पर करंट आई है। सो आई इज द नेट करंट बिटवीन ए एंड बी। आर यू गेटिंग इट? आई इज व्हाट? आई इज द नेट करंट। ये पूरा ऐड होने के बाद, सब्ट्रैक्ट होने के बाद का करंट आई है, जो कि नेट करंट। ठीक है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमने सर्किट का पार्ट बनाया है, एंड आई इज द नेट करंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है बच्चों? तो ये ए से लेके बी तक मैंने इक्वेशन लिखी।
अब यार आप लोग बताओ, यहां पर मैं अब बात करने जा रहा हूं बी से ए, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं बी पर बैठा, अच्छा मैं पॉइंट क्यों बना रहा हूं, मैं तो इक्वेशन लिख रहा हूं यहाँ पर। मैं बी पर बैठा हूं और मैं बी से ए की इक्वेशन लिख रहा हूं। सो आई विल बी राइटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम वी बी। सो वी बी के बाद मैं क्या लिखूं, बोलो अगला टर्म क्या आना चाहिए? सीधा टर्म बोलो, प्लस माइनस के साथ में उसकी वैल्यू भी बोलिए। वीबी प्लस आई आर 3। अब आप देखिए और बताइए, अब आप ऐसे जा रहे हैं उल्टा, तो आप पॉजिटिव वाले से नेगेटिव वाले पर आ रहे हैं, बड़े डंडे से छोटे पर आ रहे हैं, मतलब हाई से लो आ रहे हैं। हाई से लो आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे बच्चों? अब -E2 करोगे या +E2 करोगे, क्या करोगे?